हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, उसकी एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। पूरे का पूरा चैप्टर, क्या कुछ इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या डायग्राम हैं, मतलब हर एक चीज़ आप लोगों को इस चैप्टर में समझ में आने वाली है। किसी बच्चे ने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है तो भी उसके लिए ये वीडियो, क्योंकि यहाँ से उसको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और जिस बच्चे ने पहले ये चैप्टर पढ़ रखा है तो रिवीजन के पर्पज से तो बहुत ही बेस्ट रहेगी ये वीडियो आप लोगों के लिए, है ना। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और वेव ऑप्टिक्स की एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन आप लोगों की इस वीडियो से हो जाने वाली है। इस चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट ऑलरेडी करवाया हुआ बेटा जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। डिटेल नोट्स आप लोगों को दिए हुए 1 पेजेस नोट्स इस क्लास के बाद आप लोगों को मिल जाएंगे। एमसीक्यू अपलोडेड हैं इस चैप्टर के साथ में। मैंने 50 ऐसी इंपॉर्टेंट टाइप्स करवा रखी है न्यूमेरिकल्स की, जिसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ यार, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है या इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स है सीबीएसई सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ये सारे का सारा जो कंटेंट है आप लोगों को, अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बेटा जी वो है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिंक ढूंढना है डिस्क्रिप्शन में और फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एक बढ़िया वाला प्रीमियम कंटेंट क्लास 12 फिजिक्स के लिए, इवन क्लास 11 फिजिक्स के लिए आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और बहुत सारे नोट्स, 1 पेजेस नोट्स, फॉर्मूला शीट आप लोगों का भी आगे भी काम आएंगे जब आप नीट जेईई की प्रिपरेशन करोगे। तो फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन वेव ऑप्टिक्स की और जल्दी से निपटाते हैं इसको। देखो यार, वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना होता है कि वेव फ्रंट क्या होती है। जैसे कि एक पानी है, एक पानी मतलब एक तालाब है और उसमें पानी है। पानी बिल्कुल स्थिर है, खड़ा हुआ पानी है। आप क्या करते हो, उसमें एक पत्थर फेंकते हो, एक स्टोन फेंक देते हो, तो उससे क्या होता है, उसमें कुछ लेयर सी बन जाती हैं, घुमा ऐसे गोल 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 ऐसे लेयर बन जाती हैं। तो होता क्या है कि जहाँ पे आपने पत्थर फेंका, स्टोन फेंका, वहाँ से वेव ऐसे निकल रही हैं, ऐसे यहाँ से वेव ऐसे ऐसे निकल रही हैं भैया। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, जिस मीडियम में है उनके पार्टिकल को ऑसिलेट कर रही हैं। तो जो पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट कर रहा है उनके लोकस को, जो पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट कर रहा है उनके लोकस को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। क्लियर है? तो वेव फ्रंट क्या होता है? द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेस एट गिवन इंस्टेंट इज नोन एज वेव फ्रंट। अगर आप लोग किसी बल्ब की बात करो, तो पॉइंट सोर्स की बात करो, तो उससे लाइट हर एक डायरेक्शन में निकलती है। तो जो पार्टिकल क्या होंगे, सेम फेस में होंगे, उनको हम मिला देते हैं लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल। वही है कि जो पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे होंगे उनको मिला दो। तो मिला रहे हैं, ये मुझे क्या मिल रहा है, वेव फ्रंट मिल रहा है। कैसा वेव फ्रंट मिल रहा है बेटा जी? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल रहा है जब पॉइंट सोर्स हो। लेकिन अगर पॉइंट सोर्स की जगह लीनियर सोर्स हो, एक ट्यूब लाइट, ऐसे ट्यूब लाइट आती थी, अभी भी आती है, ऐसे ट्यूब लाइट आती थी, तो उससे क्या होगा, उससे जो हमें वेव फ्रंट मिलने वाला है वो हमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, मान लीजिए ये एक लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, या फिर आप ट्यूब लाइट बोल सकते हो, बड़े वाली जो लंबे वाली होती है। तो यहाँ से हर एक डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो उन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इसी तरीके से यहाँ से भी हर एक डायरेक्शन में होगी, इसी तरीके से यहाँ से भी और इसी तरीके से यहाँ से भी, तो पूरा एक सिलेंडर कवर हो जाता है। तो उसे बोला जाता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और जब हमारे पास वेव्स जो हैं भैया, जो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो कैसे बनी है, पॉइंट सोर्स से, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल किससे बनी है, लाइट सोर्स से और लीनियर लाइट सोर्स से। जब लीनियर लाइट सोर्स से या फिर पॉइंट सोर्स से जो लाइट है वो बहुत दूरी पे हो, व्हेन द पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो ए स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अपीयर्स टू बी प्लेन। तो वहाँ से आगे आते आते रे ऐसे लगेंगे जैसे पैरेलल हो गई हैं। तो उस टाइम पे जो वेव फ्रंट है वो कैसा हो जाता है, प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है। कैसा वेव फ्रंट हो जाता है बेटा जी? प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है। ठीक है, तो आपने वेव फ्रंट पढ़ लिया, 3 तरीके के वेव फ्रंट भी पढ़ लिए, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अभी बात करते हैं हाइगन प्रिंसिपल की। हाइगन प्रिंसिपल क्या कहते हैं? देखो यार, इन्होंने बोला कि कोई भी आप लोगों के पास एक गिवन वेव फ्रंट होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के पास ये गिवन वेव फ्रंट है, तो इस गिवन वेव फ्रंट के ऊपर या इस गिवन वेव फ्रंट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं। और यही हमारा सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, यही हमारा सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। बट कैसे होगा, ध्यान से देखना। इस गिवन वेव फ्रंट के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? वेवलेट्स।
ये सारे के सारे जो वेवलेट्स हैं ये हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहे होंगे, हर एक डायरेक्शन में, ऐसे इधर 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 हर एक डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट हो रहे होंगे, स्प्रेड हो रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सरफेस टच करेंगे, सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे एक स्लोप सा बना दोगे आप इनके ऊपर ऐसे। ठीक है, तो वो देगा हमें नया वेव फ्रंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें मिलता है, बैकवर्ड में क्यों नहीं मिलता, तो ये नहीं बता पाए थे हाइगन, जो हाइगन्स प्रिंसिपल था वो नहीं बता पाए थे कि बैकवर्ड में क्यों नहीं मिला। तो ये इसकी एक आप लोग बोल सकते हो कि एक कमी थी, लिमिटेशन थी। ठीक है, चलिए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन प्रिंसिपल, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो यार, दो रेज आ रही हैं। ठीक है, ये दो रेज आ रही हैं। अब दो रेज मान लो ये ऐसे हैं, यहाँ पे हैं, तो यहाँ का और यहाँ का पार्टिकल जो है सेम फेस में वाइब्रेट कर रहा है, तो उनको मिलाने से हमें वेव फ्रंट मिल रहा है, जिसको हमने बोला कि ये प्राइमरी वेव इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से टकराएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक एंगल बनाएगा ये, जिसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया, और यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना ही रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से ये लाइट ऐसे आई और ये ऐसे चली गई। ठीक है, यहाँ से ये लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई भैया। ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान से देखना, जब ये पार्टिकल यहाँ से टकराया तो ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे टकराया तो ये यहाँ पे पहुँच गया, और उस टाइम पे जब ये पार्टिकल यहाँ पे टकरा रहा है ना भाई साहब, तो ये वाला जो पार्टिकल है वो सिर्फ यहाँ तक पहुँचा। ध्यान से सुनो, ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा, उस टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा। अब ये पार्टिकल जब यहाँ पे टकराया तो ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँच चुका है। तो जो सेम फेस में उनको मिलाने से हमें वेव फ्रंट मिल रहे हैं। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है बेटा, तो मतलब ऐसे वेव फ्रंट आए और ऐसे चले गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना होता है, ये बताना होता है कि आई जो है वो आर के बराबर है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ हमें यही बताता है ना। तो यहाँ पे देखो यार, लाइट जिस मीडियम से चल रही है उसी मीडियम में वापस हो रही है, तो लाइट की स्पीड जो है, रे की स्पीड जो है वो सी ही रहेगी। अब मान लेते हैं कि टी टाइम के लिए ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो टी ही टाइम में उतनी स्पीड में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, है ना। तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, ये कॉमन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के पास आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और भाई साहब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने भी आ जाते हैं पेपर के अंदर, कि डायग्राम बना के दिखाओ। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ऊपर की तरफ एक रेयर मीडियम लिया और नीचे डेंसर मीडियम लिया, डेंसर मतलब एक ग्लास ले लिया। तो लाइट आ रही है। अब यहाँ पे हर बार में मैं दो रे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यार रे से ही वेव फ्रंट बन रहा है। ऐसे रे हैं ये दो, मान लो ये और ये पार्टिकल सेम फेस में, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ। अब ये रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो ये रे पहले यहाँ पे फॉल करी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये रे यहाँ पे आई टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ध्यान से देखना, जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा तो ये पार्टिकल उस टाइम पे यहाँ पे पहुँचेगा, तो इनको मिला देंगे भैया, सेम फेस में होंगे। तो ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट एक एंगल बनाएगा आई, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एक एंगल बनाएगा आर। अगर वो ऊपर डेंसर बोलता, नीचे रेयर बोलता, तो उस हिसाब से हम बना देते, फिर ये कुछ ऐसा बन रहा होता। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमें क्या शो करना होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन प्रिंसिपल से शो करना होता है। तो साइन आई बाय में साइन आर आप लोग बोलते हो कि ये हमें शो करना है, मतलब ये म्यू के बराबर है। अब ध्यान से देखना, मान लीजिए ऊपर एयर है, तो हमने यहाँ पे स्पीड ली सी, अब यहाँ पे इस मीडियम में हमने स्पीड ले ली वी। तो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आया उसको मैं सी टी से डिनोट कर सकता हूँ। अब उतने टाइम में ये यहाँ से अगर यहाँ आए पॉइंट, ठीक है भाई, ये रे यहाँ से यहाँ तक आई, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वी इंटू टी बोलेंगे। टाइम दोनों के लिए बराबर है, सिर्फ स्पीड चेंज हुई है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं। तो अगर मैं साइन आई बाय में साइन आर करता हूँ, जो कि मुझे साइन आई यहाँ से मिलेगा, ठीक है, वो कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। तो वो कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर कौन है, सी टी है, तो सी टी बाय में बी बी डैश। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे ये निकालना है तो साइन आर करूँगा, तो परपेंडिकुलर मतलब वी टी बाय में बी बी डैश हाइपोटेनस। तो बी बी डैश से बी बी डैश कट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, सी बाय वी बच रहा है। तो हम जिस मीडियम में जा रहे हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं, सी बाय वी को क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भैया ये हो गया प्रूफ आप लोगों के लिए। अब होता क्या है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होता है, इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। व्हेन ए वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन चेंज इन स्पीड वी टेक प्लेस। वी में चेंज होता है, स्पीड में चेंज होता है, वेवलेंथ ऑल्सो चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है।
जैसे हमने जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था वैसे ही है। कोहेरेंट सोर्सेज हमें देखने होंगे कि कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं भैया, वो सोर्स विच एमिट कॉन्टिन्यूस लाइट वेव एट सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेस, या फिर सेम फेस ना होकर उनके बीच में कांस्टेंट फेस डिफरेंस हो, ऐसे सोर्सेज को बोला जाता है कोहेरेंट सोर्सेज। और जो ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते उनको क्या बोला जाएगा, इनकोहेरेंट सोर्सेज बोला जाएगा। टू सोर्सेज ऑफ लाइट डो नॉट एमिट लाइट वेव्स विद ए कांस्टेंट फेस डिफरेंस आर कॉल्ड इनकोहेरेंट सोर्सेज। क्लियर है बेटा। अब हमारे पास ना एक आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि लाइट की मिक्सिंग होना, तो वो यहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्या पढ़ रहे होंगे हम यहाँ पे, इंटरफेरेंस पढ़ रहे होंगे। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, देखो यार क्या होगा कि दो लाइट आएंगे और दो लाइट, एक लाइट के पास अपनी एनर्जी है, दूसरी लाइट आई उसके पास अपनी एनर्जी, तो ये मिक्स हो जाएंगी और रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी। मतलब अपनी अपनी एनर्जी मिक्स करके फिर वो दोबारा से उसको बांट रही होंगी, है ना, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव। सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है, मिक्सिंग होना, ऐड होना। अब अगर क्या होगा, प्लस के साथ अगर प्लस ऐड होगा और माइनस के साथ माइनस होगा, तो वो एक तरीके से आप बोलोगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा लाइट का। ठीक है, अगर प्लस के साथ माइनस अगर हो जाए, किसके साथ बेटा जी, प्लस के साथ अगर क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम बोलने वाले हैं। उसको क्या बोलने वाले हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोवाइड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। मतलब इंटरफेरेंस जो है वो जब लाइट मिक्स हो रही है तो कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी लाइट की, कहीं पे कम मिलेगी। तो जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसे कंस्ट्रक्टिव बोला जाएगा, और जहाँ पे लाइट जो होगी वो कम होगी, मिनिमम होगी, उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाएगा बेटा जी। ठीक है, चलो अब इंटेंसिटी जो होती है वो मिक्स हो गई, मतलब अब लाइट जब मिक्स हो रही है तो लाइट के पास अपना एक एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड का और इंटेंसिटी का एक रिलेशन होता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, ये होती है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड ना हमारे पास कुछ रिजल्टेंट, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट होता है। ठीक है, मतलब जब दो लाइट वेव अगर क्या करें, इंटरफेयर करें, और दोनों के पास अलग अलग एम्पलीट्यूड हो, जैसे ए हो, बी हो, ठीक है, और उनके बीच में एक कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंस हो जिसको हमने फाई बोल दिया। ठीक है, तो उस टाइम पे उनकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, वो वेक्टर फॉर्म से ही लिखा जाएगा, जो वेक्टर में हमने पढ़ा था, पैरेललोग्राम वाला जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड कैसे लिखते हैं वही। तो एडिशन हो रही है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई और ऊपर अंडर रूट। अब इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है भैया, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, इसको SBS कर लूँ तो यहाँ पे बनेगा आर स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई। अब आर स्क्वायर को मैं आई बोल दूँ, ए को मैं I1 बोल दूँ, प्लस इसको I2 बोल दूँ प्लस 2। ए को क्या बोलूँगा फिर, ए स्क्वायर को मैं आई लिख सकता हूँ ना, बट ए को क्या लिखूंगा, अंडर रूट में I1, इसको अंडर रूट में I2 और ये कोस फाई। तो ये फॉर्मूला बन गया भैया इंटेंसिटी का। अब जब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो कोस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उस टाइम पे ये 1 होगा, तो ये फॉर्मूला जो है इस फॉर्म में बना सकते हैं हम, a प्लस बी उसका होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, माइनस कब आएगा, जब कोस फाई की वैल्यू -1 होने वाली है, तो वो मिनिमम इंटेंसिटी का केस हो गया। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी आप लोगों के पास आ चुकी है। क्लियर है। अब इसको आप अलग ढंग से भी लिख सकते हो, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, वो बात की बात है, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको वो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल है, बस इसको याद कर लेना एक बार से। ठीक है, चलो अब ना कुछ कंडीशन होती है इंटरफेरेंस के लिए ना, कुछ कंडीशंस होती हैं वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, एक मिनट, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी प्रेफरेबली इक्वल। ठीक है, क्या होनी चाहिए भैया जी, ये क्या होनी चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे ये रेड क्यों हुआ पड़ा है, चलो कोई बात नहीं। देखो यार ये क्या बोला है, ये बोला है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फ्रॉम टू सोर्सेज वो क्या होना चाहिए भैया, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इंटरफेरेंस की कंडीशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, इंटरफेरेंस की कंडीशन बोल रहा है। उसके बाद द वेव्स एमिटेड बाय टू सोर्सेज शुड आइदर बी इन फेस और शुड हैव ए कॉन्स्टेंट फेज, मतलब या तो फेस में ही हो, ठीक है, सेम फेस में हो, या फिर उनके बीच में कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस हो, और उनके पास क्या हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो। द टू सोर्सेज शुड बी वेरी नैरो, मतलब जिनमें से वो आ रही होंगी ना लाइट, ठीक है, आगे हम जाके YDSC पढ़ेंगे,
तो उनमें से जब लाइट आ रही होगी तो वो जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही नैरो होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, उनकी विड्थ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बोल दिया, द टू सोर्सेज शुड बी वेरी नैरो। ठीक है, तो ये रहा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल क्यों बोला जाता है कि ये एक स्लिट हमने ली, ऐसे पूरा एक गत्ता सा टाइप ले लो, गत्ता सा टाइप, उसमें वो होता है ना ब्लेड होता है, वो कट लगा दो, ऐसे कट लगा दिया तो यहाँ पे एक होल बन गया, यहाँ पे एक होल बन गया, तो अब ये डबल स्लिट बन गया। तो इन डबल स्लिट में यहाँ पे S1 है, ये S2 है, यहाँ पीछे एक मेन सोर्स होगा जिससे लाइट आ रही होगी। ठीक है, अब इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम D बोलते हैं, जिसको बोलते हैं D इज स्लिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्लिट डिस्टेंस इसको बोला जाता है बेटा जी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगाई होती है, यहाँ पे हमने क्या होती है, एक स्क्रीन लगाई होती है। देखो ये स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, ये स्क्रीन लगी होती है। यहाँ पे देखो डार्क मिल रहा है, ब्राइट मिल रहा है, डार्क मिल रहा है, ब्राइट मिल रहा है, डार्क मिल रहा है, ब्राइट मिल रहा है। अब होगा क्या कि सामने तो लाइट पूरी जाएगी भैया, ठीक है, सामने तो ऐसे लाइट पूरी जा रही होगी, ऐसे ऐसे कि भैया ऐसे बैंड होगी चलेगी, सामने आपको मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी मिल गई। बट इसमें ऐसा नहीं होता कि सामने ज़्यादा विड्थ मिलेगी, नहीं, बराबर विड्थ की होती है। आपको इस डायग्राम से देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे दो लाइट वेव यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी। जब ये किसी एक पॉइंट पे मिल रही है ऐसे, तो वहाँ पे इनका पार्ट डिफरेंस देखा जाता है, वहाँ पे इनका पार्ट डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, अगर पार्ट डिफरेंस इस λ/2 है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं है तो वो क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे होंगे। अब अलग अलग पॉइंट पे है, कहीं पे हमें ब्राइट मिल रहा है, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क, ऐसे मिल रहा है। तो ये एक पैटर्न है जो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक सेंटर लाइन है जिसको हम यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। अब यहाँ से सेंटर से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस होता है उसको पोजीशन बोला जाता है किसी भी फ्रिंज की। जो मतलब फ्रिंज का मतलब होता है स्लोट, लाइट के स्लोट्स, जहाँ पे लाइट ज़्यादा है, अच्छी खासी लाइट है, उसको ब्राइट फ्रिंज बोला जाता है, जहाँ पे लाइट नहीं है उसको डार्क फ्रिंज बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे आप लोगों को मिल रहे होते हैं। और स्लिट और स्क्रीन के बीच में एक डिस्टेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्या खास बात तुम्हें याद रखनी है कि यहाँ पे जो अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंज बन रही हैं वो सेम इंटेंसिटी की, सेम विड्थ की बनेंगी, आप लोग देख लो यार। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये रहा इसका ग्राफ, यहाँ पे हम लेते हैं पार्ट डिफरेंस और यहाँ पे लेते हैं हम इंटेंसिटी, तो इस तरीके से ये बन रही होंगी। अब कई बच्चे बोलेंगे कि ये कैसे 2 λ 1 λ पे बन रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, बट अभी के लिए रिवीजन कर रहे हो तो इसको फटाफट से एक बार से देख लो, याद कर लो कि हमारे जो ब्राइट होते हैं वो हमारे 1 λ पे होते हैं, मतलब n λ पे। ठीक है, और डार्क जो होते हैं वो λ/2 पे, जैसे कि 0.5 पे हो गया, 1.5 पे हो गया, यहाँ पे 2.5 पे हो गया, ऐसे। क्लियर। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव वो जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइट फ्रिंज। तो अगर आप लोगों को nth ब्राइट फ्रिंज लिखनी है तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस की ये कंडीशन होती है बेटा जी, xn मतलब पोजीशन, साथ में स्मॉल d कैपिटल D इज इक्वल टू n λ, और n की वैल्यू जो होती है 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेम बता दिया है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी पैटर्न बनता है वो इधर और इधर बिल्कुल सेम होता है, सेम हाइट मतलब सेम इंटेंसिटी का, सेम विड्थ का होता है। ओके, अब अगर तुम्हें कोई भी पोजीशन निकालनी है, मतलब किसी भी nth ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला दिस, मतलब पोजीशन कैसे निकालते हैं, पोजीशन x से निकालते हैं। तो इस x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है xn n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d होता है। अब ये जीरो से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि यार ब्राइट फ्रिंज तो जीरो पे भी है ना, देखो ब्राइट फ्रिंज तो जीरो पे भी है, दैट्स वाई ये जीरो से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा भैया, n लैम्डा पे हमें क्या मिल रहा है, n लैम्डा पे हमें ब्राइट मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो आपको λ/2 पे मिलता है। ठीक है, अब इसको ये λ/2 ये नहीं है कि ये सिर्फ एक के लिए बताना है, तो सभी के लिए बताने के लिए हम इसको लिखते हैं 2n - 1 λ/2, ये पार्ट डिफरेंस होता है, पार्ट डिफरेंस। ये चीज़ बिल्कुल सेम है, ये चीज़ बिल्कुल सेम है जैसे कि यहाँ पे देख रही होंगी, बट ये चीज़ अलग है, लैम्डा की फॉर्म में ये अलग होने वाला, उधर ब्राइट था यहाँ डार्क है, 2n - 1 λ/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर पोजीशन निकालनी है तो वही यहाँ पे क्या था d बाय स्मॉल d, तो यहाँ पे वही d बाय स्मॉल d, बट ये चेंज हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये वाला आया था n लैम्डा आ गया था, है ना। ठीक है बेटा, चलिए फ्रिंज विड्थ क्या होती है, जो ये फ्रिंज बनी है इनकी चौड़ाई, इनकी चौड़ाई ये क्या होती है भैया, चाहे ब्राइट की बात करो चाहे डार्क की बात करो वो सेम होगी। तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है
उसको कैसे शो करते हैं, उसको बीटा से शो करते हैं, ये होता है लैम्डा, कैपिटल डी स्क्रीन डिस्टेंस मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है, और स्मॉल डी मतलब जो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है ये वाला, तो उसको ऐसे लिखते हैं। अब डेरिवेशन हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, दैट्स वाई ये आप लोगों को फॉर्मूलेस तो रट लेने हैं। अगर आप लोगों को एंगुलर विड्थ आ जाए निकालनी तो आप लैम्डा बाय में स्मॉल डी लिखोगे, लैम्डा बाय में स्मॉल डी लिखोगे। अगर लैम्डा बाय में स्मॉल डी आपकी क्या है, थीटा है, तो यहीं से आप लोगों को मिल रहा है कि बीटा बाय में कैपिटल डी भी तो थीटा ही है भाई, ठीक है। तो ये आ गई आप लोगों के पास एंगुलर विड्थ। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसमें आप लोगों को विड्थ बता दी जाती है कि दो स्लिट्स हैं, दोनों की विड्थ हैं, तो उसको एक को छुपा दिया जाए, एक को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या फ़र्क होगा। तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बड़ा काम आता है। W1 इज़ द विड्थ एंड W2 इज़ द विड्थ किसकी, स्लिट्स की। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यार इंटेंसिटी के, क्योंकि जितनी ज़्यादा विड्थ उतनी ज़्यादा लाइट जाएगी, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी फर्स्ट की और सेकंड की, और इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो वो एम्पलीट्यूड लिख रखे हैं। अगर कोई तुमसे मैक्सिमम बाय मिनिमम का रेशियो पूछ ले तो वो आप लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग लिखने वाले हो, ठीक है बेटा। तो ये है कुछ कंडीशंस जो आप लोगों को होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है आप करना चाहते हो कर लेना, बट एक बार इन पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे कि बोला जाता है कि व्हेन एंटायर अपरेटस ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ्रिंज विड्थ भैया डिवाइड हो जाती है म्यू से, बस याद रखना, फ्रिंज विड्थ डिवाइड हो जाती है म्यू से। और इस पे क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब कई बार ये भी बोला जा सकता है कि व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव, एक दो वेव निकल रही हैं, ठीक है। आप लोग जैसे कि S1 और S2 ले रहे हो, तो उनमें से किसी एक के रास्ते में मैं एक स्लैब रख दूं जिसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो उस टाइम पे जो फ्रिंज विड्थ है वो कैसी रहती है भैया, अनअफेक्टेड रहती है, वो सेम बनने वाली है, ठीक है। बट जो पैटर्न है ना वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, पैटर्न की शिफ्टिंग हो जाती है। तो शिफ्टिंग हो जाना के लिए फॉर्मूला है ये। अब ना तो ये फॉर्मूला आप लोगों को डेरिवेशन की फॉर्म में करना है, ना मैंने ये आप लोगों को डिटेल वाले वन शॉट में करवाया, क्योंकि इसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है भाई साहब। तो आप लोगों को सिर्फ इसलिए रिवीजन वीडियो में डाला जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल कई बार देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर में, इसके ऊपर इतने देखने को नहीं मिले। तो इसको एक बार से देख लेना कि कैसे याद करते हैं इसको, बस कुछ नहीं, 2 बार लिख के देख लेना, याद हो जाएगा। म्यू माइनस 1t तो याद रखना ही रखना है, साथ में हो जाएगा बीटा बाय में लैम्डा, ठीक है, बीटा बाय में लैम्डा। अगर बीटा बाय लैम्डा नहीं लिखना चाहते तो कैपिटल डी बाय में स्मॉल डी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कलर ऑफ थिन फिल्म्स, ए सॉफ्ट फिल्म और ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर। अब ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एक वाटर है उसके ऊपर सॉफ्ट फिल्म लगा देते हैं या ऑयल को फैला देते हैं। व्हेन सीन इन वाइट लाइट अपीयर्ड कलर्ड, व्हेन सीन इन वाइट लाइट अपीयर्ड कलर, दिस इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। तो मैं अगर कोई बोले कि भैया अब मैंने क्या कर दिया है कि ऑयल मतलब वाटर सरफेस के ऊपर सॉफ्ट फिल्म लगा दी है, या फिर मैंने क्या किया है कि थिन फिल्म लगा दी है ऑयल की, किसके ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर। व्हेन सीन इन वाइट लाइट जो है वो कैसी हो जाती है, कलर्ड हो जाती है। तो ये क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे भैया इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक स्लिट ली, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें सिर्फ एक ही होल होता है। यहाँ पे लाइट चली, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग लाइट जो है भैया वो सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे भाई इतने पोर्शन में फुल लाइट होनी चाहिए थी, इधर अंधेरा होना चाहिए था, इधर अंधेरा होना चाहिए था ना तुम्हारे अकॉर्डिंग। लेकिन देखा गया आफ्टर एक्सपेरिमेंट कि लाइट यहाँ से ऐसे यहाँ पे भी एंटर करी थोड़ी थोड़ी, यहाँ पे भी एंटर कर गई थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ऐसे एंटर कर गई। तो लाइट क्या हो रही है, बैंड हो रही है, अपने रास्ते में जो रुकावट आ रही है उसके कॉर्नर से ऐसे बैंड हो गई है। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें याद रखने की है वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो ए होना चाहिए लैम्डा से थोड़ा बड़ा हो, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये पैटर्न बनता है अल्टरनेट ब्राइट डार्क का बनता है, इसमें जो सेंट्रल की विड्थ होती है वो डबल होती है डार्क और ब्राइट से, ठीक है। मान लो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है लैम्डा कैपिटल डी बाई में स्मॉल डी, तो यहाँ पे ये 2 सेंटर वाले की 2 टाइम्स होती है और बाकियों की वही सेम रहती है। दूसरी बात क्या चीज़ याद रखने की, इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, एक जैसी नहीं होती है, घटती जाती है।
जैसे मैक्सिमम की इंटेंसिटी ज़्यादा, फिर नेक्स्ट वाले ब्राइट की इंटेंसिटी कम, नेक्स्ट वाले की कम, और बाद में जीरो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पे जो डार्क होता है वो n लैम्डा पे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डार्क होता है वो n लैम्डा पे होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस है वो आप लोगों को याद रख लेनी है। जैसे कि मैंने बोला मिनिमम या फिर डार्क वो किस पे होता है, पार्ट डिफरेंस, उस केस में क्या होगा, n लैम्डा होगा। या फिर मैक्सिमम की बात करूँ तो वो 2n+1 लैम्डा बाई में 2 होगा। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो n को 0 से शुरू कर देते हैं। भाई यहाँ पे डी फ्रैक्शन में 0 से नहीं शुरू होगा मैक्सिमम, क्योंकि बीच में तो है ही नहीं ना, बीच में तो है ही नहीं। ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऐसे देखो, ये 1 मिनट को यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि इन्होंने अगर मान लो n इज इक्वल टू क्या, n इज इक्वल टू अगर मान लो 0 बोल दिया, तो लैम्डा बाई 2 पे आप बोल रहे हो कि मुझे मैक्सिमम मिलना चाहिए। आप ये बोल रहे हो ना, लैम्डा बाई 2 पे मुझे मैक्सिमम मिलना चाहिए। भाई यहाँ पे कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पे कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। या फिर एक बात समझो, ऐसे समझो कि भैया जो सेंट्रल है उसको छोड़ के देखो, बाकियों को देखो, उसको छोड़ के बाकियों को काउंट करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास आएगा 2n+1, साथ में आएगा लैम्डा बाई में 2, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे आप बोल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हर एक पॉइंट जो होता है वो सोर्स होता है लाइट का भैया, ठीक है। अगर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो लैम्डा बाई 2 में डिवाइड कर दिया, ऊपर जाके जब ये मिल रहे हैं तो वहाँ पे वो एक दूसरे को लैम्डा बाई 2 से कट कर रही हैं, तो आपको एग्जैक्ट पैटर्न क्या मिल रहा होगा, वो मतलब डार्क मिल रहा होगा। तो लैम्डा बाई n लैम्डा पे तुम्हें क्या मिलता है, डार्क मिलता है। और 2n+1 लैम्डा बाई 2 पे तुम्हें क्या मिलता है भैया जी, वो तुम लोगों को मिलता है क्या, वो मिलता है ब्राइट। अब यहाँ पे n की वैल्यू मैं 1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 2n+1 लैम्डा बाई में 2 है, तो यहाँ पे n को 1 करेंगे तो ये 3 लैम्डा बाई 2 पे मिल रहा है, 3 लैम्डा बाई 2 पे मिल रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे है लैम्डा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 2 लैम्डा, तो बीच में ही मिल रहा है ना ब्राइट, तो बीच में मिल रहा है 3.2 पे 3/2 पे मिल रहा है, तो मतलब 1.5 पे मिल रहा है, ठीक है। तो बीच वाले को बात नहीं करेंगे, बीच वाले की बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। तो इसमें भी विड्थ जो होगी वो सेम ही रहने वाली है बेटा जी, बट वही है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो होगी वो 2 टाइम्स होगी बाकियों के कंपैरिजन में, बाकियों की सिंपल रहने वाली है, वही सेम टू सेम, ठीक है। एंगुलर विड्थ देखना चाहते हो तो वही है, एंगुलर विड्थ फिर से 2 टाइम्स होगी, और लिखेंगे कैसे, लैम्डा बाई में a लिखने वाले हैं। कैसे लिखने वाले हैं, लैम्डा बाई में a लिखने वाले हैं, ऐसे ऐसे लैम्डा बाई में a लिखने वाले हैं बेटा। क्लियर है, समझ में आया, लैम्डा बाई में a। फ्रैक्शनल डिस्टेंस क्या होता है, अब मान लीजिए लाइट सीधी ऐसे चल रही है, पहले डेफिनेशन पढ़ लो। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ए बीम ऑफ लाइट हैज़ टू ट्रेवल बिफोर इट्स डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। ऐसे लाइट चल रही है चल रही है चल रही है और ऐसे चली गई, ऐसे चल रही है चल रही है, ऐसे चली गई, तो यहाँ डेविएट होने से पहले उसने जितना भी स्ट्रेट डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, ये a है, ये जो है वो a है बेटा, ठीक है, ये a है, ऐसे ये a है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ए बीम ऑफ लाइट हैज़ टू ट्रैवल बिफोर इट्स डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन पाथ बिकम सिग्निफिकेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है ZF = a² में लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा वेव ऑप्टिक्स, जिसकी हमने करी एक बढ़िया वाली रिवीजन। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये रिवीजन पर्पज से वीडियो थी और एक बेस्ट वे में हमने इसको रिवाइज कर लिया। अगर आप चाहते हैं वेव ऑप्टिक्स को और ज़्यादा अच्छा करना, डिटेल में पढ़ना, आप लोगों के पास फुल टाइम है, तो मैंने 1 शॉट डिटेल में भी करवाया, वो भी आप लोग देख सकते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा बेटा। अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।